ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। कनेक्ट नहीं हो रहा, 5G वाले से कर लो, ये पासवर्ड गलत है। यू कैपिटल है और हाँ एफ स्मॉल है। इधर आ जाओ, तो दूर क्यों जा रहे हो? इधर आवाज़ नहीं आएगी वहाँ तक। कर लिया सबने स्टार्ट? हो गया सबका? कनेक्ट हो गया? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, जहाँ वैल्यूज़ को हम किसी नाम से सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में भी ये चीज़ है, जैसे पाइथन में डिक्शनरी है और PHP में अपना एसोसिएटिव एरे है, जहाँ हम वैल्यूज़ को कोई नाम के साथ सेव करते हैं, ठीक है। एरे में तो चीज़ें क्या होती हैं, सीक्वेंसली सेव होती हैं, यहाँ चीज़ें सीक्वेंस में सेव नहीं होती, ठीक है। हर एक वैल्यू के साथ कोई ना कोई की एसोसिएट होती है, उस की से हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे किसी एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, तो मैं पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप करली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे, और नॉर्मली जो आप नाम लिखते हो, ठीक है, वैसे एक वेरिएबल का नाम बनाते हो, ऐसे ही आपको की बनानी है और सेम आइडेंटिफायर वाले रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे पर्सन का क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम, ठीक है, और फिर आपको कॉलन लगाना है और वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम मान लो सुनील, और फिर हर एक की वैल्यू पेयर को कॉमा से सेपरेट करना है। अब वो कॉमा लगाना है, फिर वापस से सेकंड जो पेयर है वो लिखना है, जैसे लास्ट नेम, ठीक है, तो सुनील कुमार, इस तरीके से। फिर आपको कॉमा लगाना है, और जो वैल्यू सेव होती है वो कुछ भी सेव की जा सकती है ना, कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है, इंक्लूडिंग फंक्शन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वापस से कोई पूछे तो ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर। अब जैसे मान लो आपको कोई इसके अंदर वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो आप किससे एक्सेस करोगे? की के साथ, है ना। और बेसिकली की दो तरीके से बनाई जा सकती है ऑब्जेक्ट के अंदर। पहला तो है एक वैलिड आइडेंटिफायर, जो नॉर्मली आप बिना सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं। पर आप की जो है वो एज ए स्ट्रिंग भी बना सकते हो, पर ये प्रिफर्ड नहीं होता कि आप एज ए स्ट्रिंग की बनाओ। जैसे मान लो रोल नंबर, ये लिखा मैंने,
तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे रोल नंबर मान लो 112, इस तरीके से हमने लिखा, तो ये भी अलाउड है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, बट जनरली लोग बाग ये करते नहीं है ना। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको आप एक डॉट नोटेशन से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो जब आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप कैसे करोगे? क्या? हाँ, तो बेसिकली दो तरीके हैं एक्सेस करने के। एक तो है डॉट नोटेशन, कि आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और डॉट लगा के उस की को एक्सेस करो, जैसे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। हाँ, ये खुल गया अभी। ये रहा। ठीक है, तो यह फर्स्ट नेम की वैल्यू आपने एक्सेस कर ली। लेकिन जो ऐसी स्ट्रिंग कीज़ होती हैं उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता इस डॉट नोटेशन से। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, वो है स्क्वायर नोटेशन। क्या है? स्क्वायर नोटेशन। तो जैसे हम इंडेक्स से कोई एरे के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, वैसे ही इसके अंदर आप एक्सेस करोगे। ठीक है, तो पर्सन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर आपको लिखना है की का नाम बट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मान लो मुझे लास्ट नेम को एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना है? लास्ट नेम। स्पीकर ऑन है क्या? स्पीकर ऑन कर रखा है? वापस से मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, तो ये बंद कर लो एक बार, है ना। तो यहाँ अब आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या लिखना है? की का नाम। पर की का नाम जो लिखोगे वो एज अ स्ट्रिंग लिखोगे। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ सुनील कुमार। और इस तरह की जो कीज़ होती हैं जो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में बनाई होती हैं, उनको आप इस नोटेशन से एक्सेस नहीं कर सकते डॉट डॉट से। ठीक है, अगर इनको एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्क्वायर नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपली पर्सन और इस तरीके से की का नाम। और देखो वैसे तो आप इसमें स्पेस दोगे तो चलेगा, बट आपको देना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर इसके बीच में रोल नंबर के बीच में स्पेस दिया हुआ है, तो आप भले ही स्ट्रिंग से की बना रहे हो पर आप ये अवॉइड करो कि कभी भी उसके बीच में स्पेस मत दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पेस दोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी डिबग करने में, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेव की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कोई भी वैल्यू सेव की जा सकती है। अब जैसे मैं बात करूं कि एक तो ये स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर हो गया, आप इस तरीके से भी सेव कर सकते हो। इज डे स्कॉलर। ठीक है, और बूलियन वैल्यू भी सेव कर सकते हो, या फिर आप पर्सन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, तो इज़ वर्किंग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इज़ वर्किंग ट्रू। तो बूलियन वैल्यू भी सेव की जा सकती है, और इवन एक एरे भी सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक एरे भी बना लेते हैं। जैसे मान लो आपको उसके फ्रेंड्स के नेम का एरे बनाना है, तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो पर्सन के बारे में। गगन, राहुल, इस तरीके से। और आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट सेव करना हो तो कॉन्टैक्ट, और फिर आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हो। ठीक, तो कॉन्टैक्ट के अंदर जैसे आप मोबाइल नंबर रखते हो, मोबाइल नंबर,
ये रहा। वैसे मोबाइल नंबर एज ए नंबर सेव ना करके आप एज ए स्ट्रिंग करो, ठीक है। एड्रेस भी सेव कर सकते हो और ईमेल वगैरह भी सेव कर सकते हो, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी डिटेल्स किसी पर्सन के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में एक साथ रख सकते हो ना। और आप फंक्शन भी इसके अंदर बना सकते हो। जैसे आपको फंक्शन बनाना है तो आप पहले तो यहाँ फंक्शन का नाम लिखो, जैसे मान लो फुल नेम, है ना। और फुल नेम फिर आपको जैसे हमने फंक्शन एक्सप्रेशन डिक्लेयर किया था उस तरीके से आप लिख सकते हो। और ये रहा, ठीक है। कॉमा मिसिंग है, फुल नेम। और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड जो है बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट को इन्वोक किया गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम कहें कि दिस रिप्रेजेंट करंट ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो आप इस तरीके से फुल नेम क्या है, रिटर्न, देखो फुल नेम होगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, है ना। तो रिटर्न फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस बीच में एक स्पेस देते हैं और इस तरीके से आप दिस डॉट लास्ट नेम, ये ठीक। तो एक फंक्शन है। नॉर्मली अगर आपको फंक्शन को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, बस कॉल करा दो। जैसे मान लो मैंने नाम लिखा पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक, और यहाँ कॉल करा दो, बस हो गया आपका काम। जैसे फंक्शन को कॉल कराते हैं वैसे आप कॉल करा दो। अगर मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर से इसको एक्सेस करना है एरे को, तो नॉर्मली एरे तो आपका एक्सेस हो जाएगा पर्सन डॉट फ्रेंड्स नेम से, लेकिन इसके एरे के अंदर भी कोई चीज़ यूज़ करनी हो तो आप क्या यूज़ करोगे, इंडेक्सिंग, ठीक है। कैसे करोगे, आप लिखोगे पर्सन डॉट फ्रेंड्स नेम। अब फ्रेंड्स नेम तो क्या है, एक एरे है, और इस एरे के अंदर से हमें मान लो फर्स्ट फ्रेंड का नाम चाहिए तो आप इंडेक्स यूज़ करोगे, इंडेक्स 0। अगर आप 1 करते हो तो राहुल आ जाएगा, है ना। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, जैसे आपने इसका नाम लिखा पर्सन डॉट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, देखो यहाँ तक, इस जगह तक, इस तक। अब इसके अंदर से मोबाइल नंबर को एक्सेस करना है तो आप वैसे ही एक्सेस करोगे जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर से करते हैं, डॉट लगाओगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक है। तो पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट डॉट मोबाइल नंबर, दैट्स इट, ठीक। तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। और एक और चीज़ है, जैसे मान लो अगर आप ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें एक 2 डायमेंशनल एरे बनेगा, जो दूसरा अंदर वाला एरे होगा वो बेसिकली क्या सेव कर रहा होगा, की और वैल्यूज, ठीक है। एक एरे के अंदर की और वैल्यू दोनों होंगे एज ए स्ट्रिंग। तो वहाँ फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, करना चाहें तो कर सकते हैं। बता देता हूँ, तो आपको ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ करना है और डॉट लगाना है और आपको लिखना है एंट्रीज, ठीक है। ये एक एंट्रीज मेथड है, ये रहा।
और एक मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दोनों मेथड्स हैं इनको देख लेते हैं। इनमें से एक मेथड तो क्या है, ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एरे में। और एक जो मेथड है वो एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया और सिंपल नेम, और नेम जो है वो मैंने लिखा सुनील, इस तरीके से, फिर कॉमा लगाया, फिर एक और नेम पास कर रहे हैं। तो एक और इसके अंदर तो कर नहीं सकते, जैसे आप कोई और डिटेल पास कर सकते हो, एज, क्योंकि अगर आप सेम की से दो वैल्यूज सेव नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो लास्ट वाली जो की है ना वो बाकी सबको ओवरराइड कर देगी, है ना। तो ये रहा। अब बेसिकली ये क्या करेगा, इसको एक बार इसका रिजल्ट प्रिंट करा लेते हैं डायरेक्टली में कंसोल में, ठीक है। आप किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हो, उसके बाद इसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये कहा इटरेबल यूज़ करना था, सॉरी उल्टा हो गया। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये एरे से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो हमें यहाँ एरे पास करना है। और ये जो मेथड है, जैसे एरे कैसे क्रिएट करोगे इस तरीके से, और सेम ही वैल्यूज़ दे देते हैं, नेम, और इसके अंदर एक एरे लिया नेम, नेम कॉमा, और यहाँ आप लिखोगे नेम क्या है, मान लो पंकज। और उसके बाद आप दूसरा एरे लोगे इसके अंदर ही, है ना, एक एरे के अंदर, उसके अंदर आप की रखोगे एज और वैल्यू होगी 25। तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। आप ये देखो फर्स्ट वाला, तो क्या दिक्कत है इसको, एक मिनट, इनमें दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा ही कि कौन सा किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये मेरे को बना के देखने पड़ेंगे। console.log entries string number array like, okay। वैल्यूज़ तो मैंने सही इंसर्ट की हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हाँ। तो बेसिकली मैंने पहले से ही लिखा था, बाद में गलत कर दिया था। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट से एरे में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट टू एरे, है ना। ये वाला जो मेथड है ये इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो लास्ट वाला मेथड है फ्रॉम एंट्रीज, ये क्या करेगा, एरे से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसको देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट से एरे में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ये जनरली काम नहीं आते। अब कोई जब डेटाबेसेस के साथ या उसमें काम कर रहे हो तो रेयरली काम आएंगे, बट फिर भी देख लो, ठीक है।
एरे टू ऑब्जेक्ट। और इसको मैं कंसोल में सीधे ही प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये इस तरह की एंट्रीज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट में ना। ठीक है, जनरली आप ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ लेट person 1 इज टू person, ठीक है, तो ये इसको सैलो कॉपी करता है। सैलो कॉपी मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ को कॉपी ना करके ये रेफरेंस क्रिएट करता है इस पर्सन ऑब्जेक्ट का ना। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते इसको। अगर आपको कॉपी करना है इसको, मान लो एक अलग नए ऑब्जेक्ट में, जैसे पर्सन 1 है तो एक वेरिएबल, लेकिन वो रेफरेंस कर रहा होता है पर्सन के लिए, ठीक है। तो अगर पर्सन में कुछ चेंज होता है तो वो पर्सन 1 में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप असाइन मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस जनरली क्रिएट्स अ रेफरेंस, ठीक है, नॉट एक्चुअल ऑब्जेक्ट कॉपी, ठीक है। ये कॉपी क्रिएट नहीं करता। अगर आपको कॉपी करना है तो आप इस तरीके से करो। जैसे मान लो आपको कुछ बनाना है तो लेट person 1 इज टू, तो आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है, असाइन। और फिर उसके बाद में आपको लिखना है ये वैल्यूज़ किसको असाइन करनी। देखो अब ये हम नया कंप्लीटली नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, ये रहे, और कॉमा लगाना है कि वैल्यूज़ कहाँ से असाइन करनी है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे किससे असाइन करनी है, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब जो ये पर्सन क्रिएट हुआ है ना, पर्सन 1, ये एक कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप पर्सन 1 में कोई चेंज करते हो तो पर्सन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और पर्सन में कोई चेंज करते हो तो पर्सन 1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कई बार ये काम आएगा जहाँ आप रेफरेंस क्रिएट करना नहीं चाहते हो, उस केस में, ठीक है। समझ में आया ये? क्या कर रहे हो दोनों कुछ? अच्छा, ये साथ के साथ कर रहे हो क्या? तो एक बार इधर ध्यान दे लो, बाद में टाइम मिलेगा उसमें कर लेना। 5-7 मिनट मैं उसमें दूंगा, है ना, बाद में। तो इसके अंदर अगर लूप चलाना हो तो आप लूप कैसे चलाओगे? देखो, एक तो ये तरीका है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, एंट्रीज मेथड का, है ना। एंट्रीज क्या करता है, इसे एरे में कन्वर्ट कर देगा और आप एरे के अंदर लूप चला सकते हो, 4 इन या 4 ऑफ, ठीक है। बट आप वैसे भी चला सकते हो, 4 इन और 4 ऑफ तो पढ़ चुके ना, ठीक है। कॉन्स्ट की इन पर्सन, अब इस तरीके से भी लूप चला सकते हो, 4 इन लूप, ठीक है। अगर आप 4 इन लूप चलाते हो तो उससे सारी कीज़ हमारी मिल जाएंगी, जैसे ये रहा। तो यहाँ मैंने की लिखा है, आप आई जे जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा ये क्या रिटर्न करेगा, की रिटर्न करेगा ना। और मान लो आपको की के अलावा वैल्यूज़ प्रिंट करानी है इसकी, तो आप इस तरीके से करवा सकते हो, पर्सन और की। देखो, अब डॉट नोटेशन काम नहीं करेगा। डायनेमिक अगर कोई चीज़ आ रही है, जैसे कोई वेरिएबल की के रूप में सेव है, ठीक, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको स्क्वायर नोटेशन यूज़ करना है ना। तो ये रहा, तो पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स और की, ठीक है। तो यहाँ आपकी वैल्यूज़ भी प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ से फर्स्ट नेम सुनील, लास्ट नेम कुमार, रोल नंबर 112 इज़ वर्किंग ट्रू, ठीक है। फ्रेंड्स नेम ये एरे हो गया, और इसके नीचे एक फंक्शन हो गया, फुल नेम फंक्शन। क्लियर?
और अगर आपको दोनों ही चाहिए तो आप इस तरीके से लूप चला सकते हो। जैसे आप कन्वर्ट करो किसमें, इस ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज से आप ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आप देख चुके हो पहले, इस टाइप का एरे बन जाएगा और इस एरे के अंदर आप नॉर्मली लूप चला सकते हो ना। तो ये रहा हमारा नॉर्मल लूप। बाकी आप चाहो तो फॉर इन बहुत इजी है ऑब्जेक्ट के अंदर लूप चलाने के लिए। और कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर से वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डॉम। क्या है? डॉम। डॉम बना लेते हैं। तो यहाँ में एक HTML फाइल बनाते हैं index.html, और इसके बाद एक फाइल बना लेते हैं dom.js। तो डॉम बेसिकली अगर हम कहा जाए तो डॉम एक इंटरफेस है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ एन API या फिर इंटरफेस, जो हम HTML के पेज को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एडिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉम हमें वो फंक्शनैलिटी देता है या कैपेबिलिटीज़ देता है जिससे हम HTML के पेज के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना। तो डॉम जो है अगर एक्चुअल में कहा जाए तो ये ब्राउज़र का पार्ट है, ना कि जावास्क्रिप्ट का ना। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो डॉम के थ्रू HTML को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्लीटली, है ना। तो जब ब्राउज़र किसी पेज को लोड करता है, ठीक है, तो उस टाइम वो क्या करता है, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लेता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के टाइप में उसका एक प्रोटोटाइप बना लेता है कि हर चीज़ कहाँ सिचुएटेड है और कैसे कहाँ दिख रही है ना। तो उसी को हम बोलते हैं, उस प्रोटोटाइप को या उस स्ट्रक्चर को डॉम, ठीक है। तो डॉम क्या होता है? डॉम बेसिकली इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। जब भी आप लोड करोगे किसी वेब पेज को तो ब्राउज़र क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका एक बेसिकली प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट या आप कहो कि उसका एक मॉडल तैयार कर लेगा, ठीक है, जिससे उसे पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, जिससे उसे उसको एक्सेस करने में, मॉडिफाई करने में आसानी होगी। देख लेते हैं। यहाँ एक फाइल पड़ी होगी डॉम नाम से, ये रहा। अब जब ये क्रिएट करता है ना, इसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये, ठीक है, तो हर एक चीज़ जो ये रिप्रेजेंट कर सकता है उसको बेसिकली बोलता है नोड, ठीक है। जैसे अभी हम ब्राउज़र में देखें तो हमने सारे सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, HTML में सब पढ़े एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एलिमेंट के अलावा हमारे पास में टेक्स्ट है, ठीक,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, नोड, ठीक है, जिस भी हर एक चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कमेंट्स है, कमेंट्स भी तो HTML का पार्ट ही होते हैं। तो जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है या जो भी चीज़ नेसेसरी है उसको बेसिकली क्या बोलता है, नोड, ठीक है। तो नोड होते हैं ऑल जो चिल्ड्रंस हैं इसके, वो क्या है, नोड्स, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मान लो हमने ये रूट एलिमेंट बनाया है HTML, ठीक है, और इस पूरे को ये डॉक्यूमेंट बोलता है, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है, मतलब ये HTML वेब पेज है, उसका एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना उसको, ये रहा। तो हर एक चीज़ जिसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है वो क्या है, नोड, ठीक है। अब नोड काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लाइक एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, कमेंट, ठीक है, और इसके अलावा भी होते हैं नोड्स, है ना। बट हमारे लिए ज़रूरी है एक जो नोड है वो है एलिमेंट नोड, ठीक है। वो क्या है, एक्चुअल एलिमेंट होता है जो उसने बनाया हुआ है ना, जो वेब पेज के अंदर है। तो आप देख लो इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाता है ना, कुछ इस तरीके का, जिसमें अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो इसे पता होता है कि कौन किसके अंदर है। जैसे रूट एलिमेंट HTML के अंदर 2 एलिमेंट नोड हैं, एक हेड और एक बॉडी, ठीक है। अब हेड के अंदर ये टाइटल, और टाइटल के अंदर कुछ टेक्स्ट नोड है ना। अब और भी हो सकते हैं, मेटा वगैरह हो सकते हैं, मेटा टेक्स्ट। इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, ठीक है, सेक्शंस, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नोड काफ़ी सारे होते हैं, बट हमारे लिए काम के जो नोड्स हैं वो हैं एलिमेंट नोड्स। तो अगर हमें काम करना है, किसी भी डॉम को एक्सेस करना है या मैनिपुलेट करना है, तो बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंट नोड्स, ठीक है। हमारा मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, एलिमेंट नोड, ठीक है। उसी से हम बाकी आगे का काम करेंगे। तो अगर डॉम के अंदर से किसी भी चीज़ को एक्सेस करना हो तो आप सबसे पहले मान लो कि मुझे इस पैराग्राफ को एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल लिखा हुआ है पैराग्राफ, क्लियर। तो अगर मुझे इस पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है ये पैराग्राफ है कहाँ, ठीक है, इसके पेरेंट का या एंसेस्टर का नाम। तो जनरली देखो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता ना किसके अंदर है किसके नहीं है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब इंटायर पेज, आपको इंटायर पेज के अंदर इसको सर्च करना है। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला है आईडी, ठीक है, बाई आईडी। तो आपको लिखना है, पहले इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेना, ठीक है, एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ लिखना है आपको आईडी का नाम। अब देखो इस जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट के ऊपर आईडी नहीं लगी हुई, तो आप लगा लो एक आईडी यहाँ। तो यहाँ मैं आईडी लगा देता हूँ ए, ये रहा, ठीक है। तो अब आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, बेसिकली इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, इस आईडी का नाम एज ए स्ट्रिंग। तो आईडी का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो अब जो ये एलिमेंट है ना, ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉम के अंदर जो इस आईडी के साथ एलिमेंट है। आप इसको प्रिंट करा के देखो console.log, ये इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करा के देखोगे तो आप इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ये रहा कंसोल। तो अब देखोगे कि एग्जैक्टली इसने उस एलिमेंट को टारगेट किया है ना। तो ये एक्सेस करने का तरीका है। एक तो है बाय आईडी, और आईडी जब हमें पता है यूनिक होती है, ठीक है, आईडी यूनिक होती है ना हर एक एलिमेंट के लिए। तो उस सिचुएशन में ये कम्प्लीटली उस एलिमेंट को ही टारगेट करता है, किसी और चीज़ को नहीं करता। बट कुछ चीज़ें क्या होती हैं, यूनिक नहीं होती। जैसे क्लास का नाम है, क्लास का नाम यूनिक नहीं होता ना। आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम क्लास लगा सकते हो।
अब इसके बाद हम क्लास से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो क्लास से कैसे एक्सेस करेंगे, आपको वही लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो इस हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी कोई क्लास नहीं लगी हुई, तो क्लास हम लगा लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ एक यूएल बनाता हूँ और यूएल के अंदर एल बनाता हूँ 4 और इन सब के ऊपर क्लास लगा देता हूँ, मान लो एल क्लास मैंने लगा दी, ठीक है। तो सबके ऊपर एल क्लास है। तो अगर इस सिचुएशन में मुझे इसको एक्सेस करना हो तो आप जब भी क्लास नेम के साथ यूज़ करोगे तो ये एक एलिमेंट को टारगेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, हमें एक HTML कलेक्शन देगा, है ना। और HTML कलेक्शन क्या होता है, HTML कलेक्शन बेसिकली एक लाइव कलेक्शन होता है। जब आप इसे देखोगे ना तो अगर HTML में कुछ चेंज होता है तो उसमें भी चेंज हो जाएगा, मतलब बेसिकली एक एरे की जैसी स्ट्रक्चर होगी ना, बट एरे नहीं होगा, वो एक HTML कलेक्शन होगा। जैसे अभी मैं इसे टारगेट करता हूँ यहाँ, तो लेट लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब यह क्लास का नाम लिखना है, क्लास का नाम क्या है, एल, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे लिखूंगा, प्रिंट करा के देखो, तो ये मुझे क्या देगा, HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन बेसिकली क्या है कि ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन सबको एक एरे की फॉर्मेट में बना देगा, लेकिन ये कम्प्लीटली एरे नहीं होगा, है ना, एरे जैसा ही एक स्ट्रक्चर होगा ना। तो वो देखते हैं एक बार, रिटर्न्स, और ये रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन, ठीक है। और आप प्रिंट कराओ तो आपको यहाँ HTML कलेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर ये हमारे पास एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। और यहाँ ऊपर देखोगे ना आप, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला, ठीक है। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट एरे, ये एरे नहीं है, एरे जैसा ही है ना, इट्स एरे लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट एरे, है ना। इसको एरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो करेंगे बाद में ना। और ऐसे ही एक और है, वो है हमारा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और सेम ही चीज़ को दोबारा लिख लेता हूँ। अब जो है वो टैग नेम, ठीक है, किससे, टैग नेम से हम एक्सेस करेंगे। देखो जो ऊपर हमने किया था वो किससे था, क्लास नेम से, ठीक। अब ये जो करेंगे वो करेंगे हम टैग नेम से। तो मान लो आपको टैग तो मल्टीपल हो सकते हैं ना भाई, जैसे मैंने P लिखा तो P तो बहुत सारे हो सकते हैं पैराग्राफ, ऐसे ही मैंने H1 लिखा तो H1 बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी मुझे क्या रिटर्न करता है, एक HTML कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमारे टैग का नाम है li, ठीक है। तो li के साथ ये सेम ही चीज़ रिटर्न करेगा जो उसने करी थी। तो दिस इज ऑल्सो एन HTML कलेक्शन, ठीक है। ये क्या है, HTML कलेक्शन। फिर बता रहा हूँ, HTML कलेक्शंस आर नॉट एग्जैक्टली एरे बट इट्स इन स्ट्रक्चर लाइक एरे, है ना। और ये लाइव कलेक्शन होता है। लाइव कलेक्शन का मतलब है ये ट्रैक कर रहा है आपके HTML के पेज को, मतलब अगर वहाँ कोई चेंज होता है ना तो तुरंत की तुरंत इसमें भी चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ मान लो कि मैं इस पेज को ओपन करता हूँ और यहाँ से एक li को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट एलिमेंट, ठीक है। अब 3 ही बचे मेरे पास में, लेकिन अब अगर मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, लिस्ट, ये तो इसमें 3 ही होंगे ना, समझ रहे हो कि ये हर बार चेक करेगा। जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये तुरंत चेक करेगा कि वहाँ है क्या। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वेरिएबल बना लिया तो उसको बार बार वही यूज़ करे जा रहे हो। ये रहा, बनाया तो ये एक बार ही था ना ये, तो वैल्यूज़ एक्चुअल में यहाँ सेव होनी चाहिए थी इसके अंदर, लेकिन ये अब लाइव कलेक्शन है। मतलब आप जब भी इसको यूज़ करोगे ना तो ये वापस से चेक करेगा, ठीक है, कि HTML में फ़िलहाल ये चीज़ कहाँ है, कितनी है। ये हो गया हमारा टैग नेम, और क्लास नेम हो गया। और ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ, एलिमेंट 1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास नेम बाय नेम
बाई टैग। और ये जो नेम है ना, ये हमारा काम में आता है फॉर्म के अंदर, तो फॉर्म हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे। तो जब फॉर्म के अंदर नेम होता है, ठीक है, हर एक इनपुट फील्ड के अंदर नेम होता है, तो वहाँ ये काम आता है। तो इसके बाद एक चीज़ और बचती है, वो है क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब ये क्या करता है, इसके अंदर आपको CSS का सेलेक्टर लिखना होता है। कोई सा भी कैसा भी सेलेक्टर हो आप लिख सकते हो ना, जैसे ID के आगे हैश लगता है और क्लास के आगे क्या लगता है, डॉट, ठीक है। तो आपको वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है जैसे आप CSS में एज ए सेलेक्टर यूज़ करते हो। तो मान लो मुझे किसी को एक्सेस करना है, मुझे पैराग्राफ को एक्सेस करना है, इस पैराग्राफ को, ये रहा। देखो मैं इसे ID से एक्सेस कर सकता हूँ, इस टैग से एक्सेस कर सकता हूँ, इस लिस्ट को एक्सेस करना है तो मैं LI से एक्सेस कर सकता हूँ, इस क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ, और किससे कर सकता हूँ। जब मुझे ऐसी CSS बनानी होगी तो मैं LI नॉर्मल यूज़ कर सकता हूँ, या .L यूज़ कर सकता हूँ, या UL स्पेस LI यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप CSS का सेलेक्टर लेना चाहो वो आप ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ मुझे क्या करना है, बेसिकली सेलेक्टर देना है। तो मैंने दिया सेलेक्टर LI, तो LI जो है वो टैग्स को सेलेक्ट करेगा, जितने भी LI टैग होंगे। तो अब ये जो EL1 होगा ना, ये बेसिकली जितने भी टैग होंगे उन सब का एक कलेक्शन होगा, लेकिन ये HTML कलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये रिटर्न करता है नोड लिस्ट, रिटर्न नोड लिस्ट। अब नोड लिस्ट क्या होती है, नोड लिस्ट भी सेम है लाइक एन HTML कलेक्शन, ऐसा ही होगा, बट आप देखो इसको प्रिंट करके ये नोड लिस्ट रिटर्न करेगा, ये याद रखना। एलिमेंट 1 यहाँ आप इसको प्रिंट कराओ तो देन क्या है, ये नोड लिस्ट। और बस दोनों ही एरे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, एरे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये लाइव कलेक्शन नहीं है। ये एक बार बन गया ना तो आप भले इसमें से डिलीट कर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अभी भी इसके अंदर डिलीट ही कर देता हूँ एक आइटम को, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, डिलीट एलिमेंट, ये डिलीट कर दिया। और इसके बाद आप देखोगे कि मैं वापस से इस EL1 को प्रिंट कराता हूँ तो इसको कोई मतलब नहीं है क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। इसको कोई भी मतलब नहीं है। तो इसने अभी भी 4 ही दिए हैं, इसने एक बार जो बन गया ठीक है, उसके बाद ये वापस चेक नहीं करता कभी भी, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो चलता रहेगा। तो नोड लिस्ट इज़ नॉट अ लाइव कलेक्शन, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसके बाद हम बात करें डोम के अंदर, ये रहा। तो ये इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अब याद रखना कि देखो ये मेथड्स हमें क्लास नेम, टैग नेम, ये बेसिकली HTML कलेक्शन रिटर्न करते हैं। क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी ऑल्सो रिटर्न अ नोड लिस्ट, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीटली टारगेट करना है किसी एलिमेंट को, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर भी सेम सेलेक्टर दिया जाता है। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, जो ऊपर से देखना चालू करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट इसे मिलेगा ना उसको हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या पास करते हैं, CSS का सेलेक्टर। अब CSS का सेलेक्टर क्या पास करेंगे, मतलब मान लो आपको LI को करना है ना, तो ये जो फर्स्ट LI इसको मिलेगा ना उसको हमें दे देगा, ठीक है। फर्स्ट LI रिटर्न फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, जो पहला मैच होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो इस केस में हमारे पास पहला मैचिंग एलिमेंट क्या है, देखो एक बार, तो ये LI ये पहला मैचिंग है ना, तो इसी को दे देगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करता है। तो कभी भी आपको एक एलिमेंट को टारगेट करना है तो आप दोनों में से एक मेथड यूज़ करो, ठीक है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, तो प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इसमें एक ही आएगा ना, यहाँ देखोगे EL2 में फर्स्ट जो एलिमेंट है ये आ जाएगा, फर्स्ट वाला आया है। हम इस पर कर्सर लेके जाओ, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, ठीक है। यहाँ सेलेक्टर पास किया जाता है, ठीक है, जैसे नाम है इसका क्वेरी सेलेक्टर, और ऐसे ही क्वेरी सेलेक्टर हो, ये सबको इकट्ठा कर लेगा, ये केवल उसी को टारगेट करेगा जो फर्स्ट इसको मिला है ना। उसके बाद मान लो
आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है दोनों, आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना, लेकिन ये दोनों आप यूज़ नहीं कर सकते, एलिमेंट का और क्वेरी सिलेक्टर का भी। आपको इनमें से ही यूज़ करना है कोई मेथड, और फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करोगे? तो जैसे मान लो इस क्वेरी सिलेक्टर से हमने इनको एक्सेस कर लिया, ठीक है, तो इसके अंदर से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ अ नोड लिस्ट, एरे लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर से भी आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे करोगे? console.log आपको लिखना EL1 और इसके अंदर से उसका इंडेक्स। अब मान लो अगर मैं LI को सिलेक्ट करता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा। क्लियर? बस तो कर लेते हैं सेलेक्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड वाला आ जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ जब इस पे लेके जाओगे ये रहा, ठीक है। ये सेलेक्टेड कौन सा है? बेसिकली नोड लिस्ट में कुछ इसी तरीके से दिखाएगा, बट दिस इज दिस एलिमेंट, है ना। तो आप इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो सेम इन दोनों के अंदर भी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर से मैनिपुलेटिंग HTML, कि HTML को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो जैसे मान लो आपने सेव कर लिया किसी एक एलिमेंट को, मैंने ये सारे के सारे यहाँ कमेंट कर दिए, सिर्फ मैंने इसको छोड़ा है ना, तो ये किसको टारगेट कर रहा है? बेसिकली पैराग्राफ को, ठीक है। समझ में आया कि ये केवल पैराग्राफ को टारगेट कर रहा है। तो अगर आपको पैराग्राफ के अंदर से टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करोगे? EL एलिमेंट का नाम डॉट इनर टेक्स्ट, तो ये मुझे उसके अंदर का टेक्स्ट रीड करके दे देगा। क्या टेक्स्ट था? पैराग्राफ, ठीक है। और अगर मुझे इस टेक्स्ट को चेंज ही करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? EL डॉट इनर टेक्स्ट इज टू हेलो एवरीवन, ठीक। तो आप ऊपर देखो, इसने चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये तो टेक्स्ट का केस। अगर HTML का केस हो, मान लो इसके अंदर कोई HTML डालनी है, ठीक है, तो कैसे डालोगे? EL डॉट इनर HTML। तो यहाँ आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, जैसे मान लो इस पैराग्राफ के अंदर आपको बोल्ड टैग डालना है, ठीक है, तो बोल्ड हेलो, सेव किया, और ये जो लाइन है वो बोल्ड टैग इंसर्ट करेगी। इससे आप बेसिकली HTML नहीं वो कर सकते, ठीक है। अगर आप इसके अंदर टैग भी लिखोगे तो उस टैग को ऑटोमेटिकली यहाँ एज ए स्ट्रिंग दिखा देगा, लेकिन नीचे ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इनर HTML यूज़ करते हो तो इससे आप कोई भी टैग के अंदर टैग भी डाल सकते हो। तो दो तरीके तो ये हो गए, ठीक है। और एक है टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो वो टेक्स्ट कंटेंट है ना, वो सिमिलर है इनर टेक्स्ट की तरह, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो है मार्कअप रीड करता है वो, और ये टेक्स्ट रीड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट को एक्सेस करना और टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे आपको इस एलिमेंट को टारगेट किया, उसके बाद डॉट इनर टेक्स्ट लगाया तो इसके अंदर का टेक्स्ट दे देगा। अगर बराबर में कुछ और लिख दिया तो उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। अगर आपको HTML उसका रीड करना है तो डॉट इनर HTML, और उस HTML को मैनिपुलेट करना है तो बराबर करके आप वैल्यू लिख दो, ठीक है। और ये दोनों के दोनों मेथड्स स्ट्रिंग लेते हैं वैल्यू में, ठीक है। अब बराबर में केवल स्ट्रिंग लिख सकते हो, नंबर नहीं लिख सकते ना, याद रखना। इसके बाद हमारे पास में आता है वर्किंग विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे काम करेंगे? तो एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी आप किसी एक एलिमेंट को टारगेट करते हो तो उस एलिमेंट बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट के अंदर ना। एलिमेंट वो एलिमेंट नहीं है जावास्क्रिप्ट में। जब आप किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
तो उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, ये इन अ टेक्स्ट और इन अ एचटीएमएल, ऐसी कुछ मेथड्स भी हैं, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तो ये क्या करता है, बेसिकली हर एक एट्रीब्यूट को उसके पास जोड़ देता है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जोड़ देता है, जो वैलिड एट्रीब्यूट्स हैं उनको, ठीक है, और किसी को नहीं जोड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आप कुछ और उसके अंदर लिखा हुआ है तो वो भी जोड़ देना, केवल वैलिड एट्रीब्यूट्स। जैसे अभी मैंने पैराग्राफ को टारगेट कर रखा है, इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है, आईडी है ना एक खाली, बस, और तो कुछ नहीं है। एक क्लास भी लगा लेते हैं बी, और एक टाइटल भी लगा लेते हैं, टाइटल, बस इतना सा, ठीक। अब इन 3 एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, तो आपको एलिमेंट जो भी है डॉट आईडी, ठीक है, ये मुझे उसकी आईडी रिटर्न कर देगा, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट डॉट आईडी। तो ये ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट डॉट टाइटल, एलिमेंट डॉट, अब क्लास नहीं होता, क्या होता है, क्लास नेम होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉट लगा लगा के आप हर एक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आईडी की वैल्यू क्या है ए, टाइटल की वैल्यू क्या है हेलो, क्लास नेम की वैल्यू क्या है बी। क्लास बेसिकली रिजर्व कीवर्ड है, तो क्लास यूज़ नहीं होता, क्या यूज़ होता है, क्लास नेम, है ना, क्योंकि क्लासेस उप्स के कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है ना क्लास बनाने के लिए, तो इसलिए क्लास यूज़ नहीं होता ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, आप चाहो तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जनरली जब भी आपको कुछ एक्सेस करना हो तो आप यूज़ करोगे गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। आपने टारगेट किया एलिमेंट को, ऊपर किया हुआ है हमने ईएल में, तो जैसे आपको किसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ईएल डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ आपको कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तो जैसे मान लो मुझे टाइटल की चाहिए तो आप टाइटल की ले सकते हो, ठीक, ये रहा, तो टाइटल और सिंपल, तो टाइटल की वैल्यू क्या आ गई हेलो। अगर टाइटल के अलावा मुझे आईडी की वैल्यू चाहिए होती तो इसके अंदर क्या लिखता मैं, आईडी, ठीक है। नाउ एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और अब इसके अंदर 2 वैल्यूज़ आती हैं। मान लो आपको किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू बदलनी है, ठीक है, तो वो चीज़ चेंज मत कर देना जिससे उसे एक्सेस किया जा रहा है। जैसे मान लो आईडी से मैंने उसे ऊपर एक्सेस कर रखा और आपने आईडी ही चेंज कर दी, ठीक है, वो मत करना। तो जैसे टाइटल है, ठीक है, तो पहले आपको लिखना है कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है, तो टाइटल, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाओगे और कॉमा के बाद में आपको उसकी वैल्यू लिखनी, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको क्या सेट करना है, तो पहले से तो इसकी वैल्यू हेलो है, लेकिन अब मैं कुछ और इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो हेलो के अलावा क्या कर सकते हैं, मान लो दिस इज अ पैराग्राफ, आशीष रोहित को भेज देना, दिस इज अ पैराग्राफ, क्लियर। तो ये क्या करता है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर देगा। तो बेसिकली इसको प्रिंट नहीं कराना, मतलब नहीं कोई प्रिंट कराने का, ठीक है, ये खाली वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करने के लिए। तो यहाँ आप देखो वैल्यू क्या हो गई एट्रीब्यूट की, टाइटल एट्रीब्यूट की, दिस इज पैराग्राफ, है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकते हो। समझ में आया क्या, हाँ 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 HTML पेज में ही होगा, और किस में होगा। जैसे मान लो मुझे क्लास चेंज करनी है इसके ना, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी जो क्लास लगी हो बी लगी हुई है, और यहाँ मैं एक क्लास बनाता हूँ डॉट सी, ये क्लास कहीं लगी नहीं हुई है, ठीक है, और इस क्लास को
अब मैं लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और कैसे लगा सकते हैं? सेट एट्रीब्यूट, पता है, मैं सेट एट्रीब्यूट से हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्लास भी एक एट्रीब्यूट ही है ना। चलो, तो EL डॉट आपको यूज़ करना है सेट एट्रीब्यूट, और किस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है? क्लास, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या चेंज करनी है आपको? C। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा वो क्लास ऑटोमेटिकली उस पर लग जाएगी। अब HTML में क्लास C हो जाती है तो वहाँ से अपने आप CSS से प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ये देखोगे कलर क्या हो गया? रेड, ठीक है। तो ऐसे इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता करना है किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, मतलब कि एट्रीब्यूट है या नहीं है, पहले तो ये पता कर लेते हैं। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, वो है हैज़ एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे आपको पता करना है कोई एट्रीब्यूट है या नहीं है, अगर है तो आप सेट करना नहीं चाहते हो, और नहीं है तो आप सेट करना चाहते हो, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर कोई एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देगा, अगर नहीं है तो ये वहाँ एट्रीब्यूट अप्लाई कर देगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ EL डॉट हैज़ एट्रीब्यूट क्लास, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि क्लास तो है। लेकिन अगर मैं यहाँ चेक करूँ कौन सा एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट चेक करूँ, तो अलाइन वहाँ है क्या? नहीं है ना, तो फॉल्स। तो ये भी तरीका है। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और आप इसको एक बार देख लो, क्योंकि मैं अब इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार इवेंट्स की बात करेंगे ना। तो आपको करना क्या है, एक छोटी सी टास्क लिख लो। टास्क ये है कि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जावास्क्रिप्ट में उस पैराग्राफ को एक्सेस करना है, ठीक है। आपको एक्सेस या टारगेट पैराग्राफ फ्रॉम पेज या फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड चेंज इट्स टेक्स्ट टू access paragraph from a document and change its text to change text, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है। एक पैराग्राफ है आपके पेज में, और उस पैराग्राफ को आपको टारगेट करना है, एक्सेस करना है। कैसे करोगे वो आपको डिसाइड करना है ना। हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं, क्लास नेम, टैग नेम, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये रहा। अब उसको एक्सेस करके उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है आपको, चेंज टेक्स्ट, ठीक है। करो। और जब हो जाए तो सब, तो इन जावास्क्रिप्ट एवरी एक्शन इज एन इवेंट, ठीक है। हम कह सकते हैं सिंपली व्हेन समथिंग अकर्स देन इट इज एन इवेंट, ठीक है। तो इवेंट बहुत सारी होती हैं, मतलब देखो एक्शंस तो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका पेज लोड हुआ, पेज अनलोड हुआ, आप ऑफलाइन गए, आप ऑनलाइन आए, ठीक है। आपने कर्सर मूव किया, कहीं क्लिक किया, कहीं राइट क्लिक किया, कहीं ड्रैग किया, कहीं स्क्रॉल किया, कोई बटन प्रेस किया। तो ऐसे कुल मिला के आपके पास में हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है। तो सारी इवेंट्स तो हम पढ़ नहीं सकते, बाकी सारी इवेंट्स एक जैसे ही काम करती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कोई इवेंट अलग हो। तो ये मैंने इस फाइल को अटैच कर लिया इवेंट्स वाली को। और देखो, अब सबसे पहले हम थोड़ी बहुत इवेंट्स देखेंगे, वो है माउस से रिलेटेड। तो देखो माउस में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, कौन कौन से किए जा सकते हैं। और हाँ, स्क्रॉल हो सकता है, और सेलेक्ट, हाँ ये भी एक इवेंट हो सकता है, और
बेसिक सबसे इवेंट तो क्लिक है, वो कहाँ बोल रहे हो, क्लिक तो है ना इवेंट। तो एक एक्शन ये है कि आपने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया या राइट क्लिक किया, ठीक है, ये एक इवेंट है। तो जब भी आपको ऐसा इवेंट रखना हो तो आप यहाँ देख सकते हो इवेंट नेम्स, ठीक है, आप इवेंट नेम लिस्ट, ठीक है, इन JS। और सारी इवेंट बेसिकली एक जैसा ही काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रही आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप चाहो तो MDN का रेफरेंस दे सकते हो, इवेंट रेफरेंस ये रहा, ठीक है, आप इवेंट्स का रेफरेंस देख सकते हो। ये हमारे पास बहुत सारी इवेंट्स हैं, ठीक है। और ये भी पूरा रेफरेंस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इवेंट एंड है। चलो मैं बता देता हूँ, जो हमारे काम आ सकती हैं वो बता देता हूँ, और रेफरेंस भी मैं शेयर कर दूंगा। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, कोई भी एक्शन है बेसिकली वो क्या है, इवेंट है, ठीक है। अब आपको इवेंट लगानी कैसे, देखो नॉर्मली इवेंट का जो नाम होता है वो अलग होता है। जैसे मान लो क्लिक है, ठीक है, तो क्लिक आप इवेंट यूज़ करोगे, लेकिन आप उसको अगर HTML में लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके आगे ऑन लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बटन बनाया यहाँ, ठीक है, इस बटन के ऊपर मुझे कुछ इवेंट लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन में एक एट्रीब्यूट पास करूँगा ऑन करके, ऑन और इवेंट का नाम। अब इवेंट का नाम देखो, इतनी सारी इवेंट्स हैं, आप ऑन लिखते ही आपको सारी इवेंट्स मिल जाएंगी, कौन कौन सी इवेंट्स हैं। तो इतनी इवेंट्स तो हमें यूज़ नहीं करनी, बट सारी इवेंट्स एक जैसे ही काम करती है। तो ऑन क्लिक लिखा, और इस ऑन क्लिक पे आप क्या करना चाहते हो, आप डिसाइड करोगे कि भाई जब इस पर क्लिक हो तो ये क्या करता है, इस इवेंट को कैप्चर करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इवेंट हर घंटे ही हो रही हो, हर मिनट ही हो रही हो, कभी ना कभी होगी एक बार। जैसे मान लो आपको इसने ऑन क्लिक लगाया, तो क्लिक कभी ना कभी इसके ऊपर होगा, एलिमेंट के ऊपर। तो उस टाइम आप क्या करना चाहते हो, तो आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे यहाँ, और वो फंक्शन में जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने फंक्शन लिखा यहाँ चेंज टेक्स्ट, ठीक है, और कॉल करना है आपको फंक्शन यहाँ चेंज टेक्स्ट। अब ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में तो है ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ इवेंट्स में आते हैं, ठीक है, और इस वाली फाइल को आप हटा देना, क्योंकि दो फाइल्स एक साथ काम करने के लिए मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा आपको। पर आप चाहो तो लगा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दो फाइल्स एक साथ काम नहीं करेंगे, कर जाएंगे, बट आप मॉड्यूल सिस्टम यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। चलो ये हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, लेट पैराग्राफ इक्वल्स टू, अब मुझे वही पैराग्राफ एक्सेस करना है इसके अंदर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसको एक्सेस किया, और मेरा टास्क क्या है, जब इस बटन पे क्लिक हियर वाले पे क्लिक हो तो इस पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो जाए, ठीक है। तो पहले तो इस पैराग्राफ को एक्सेस किया, और अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन क्यों बनाना है, क्योंकि जब इस पर क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, चेंज टेक्स्ट। ये फंक्शन होना भी तो चाहिए, ये फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाना सबको आता है ना, तीनों तरीकों से, क्योंकि तीनों ही काम आते हैं। चेंज टेक्स्ट नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर क्या करूंगा मैं, इसका टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर दूंगा, इक्वल्स टू यहाँ आप सिंपली कर सकते हो चेंज टेक्स्ट। तो देखो ये पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज जब होगा जब इस पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कब रन होगा, जब इस पे क्लिक किया जाएगा। ये बेसिकली इस इवेंट को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद इस फंक्शन को रन करा देगा, ठीक है। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो क्लिक किया और हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। अब जो हमने डॉम मैनिपुलेशन किया है वो सारा काम आप कर सकते हो। जैसे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकते हो, किसी के अंदर HTML डाल सकते हो, किसी के अंदर से HTML रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप ब्लैंक स्ट्रिंग रख दोगे तो HTML रिमूव हो जाएगी, ये रह जाएगी। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ देखेंगे हम, है ना।
तो अगर किसी एलिमेंट्स की स्टाइल चेंज करनी हो, क्या करनी हो, स्टाइल, ठीक है, चेंजिंग स्टाइल, ये रहा। तो क्या करना है आपको, इफ यू वांट टू चेंज स्टाइल, तो आपको स्टाइल प्रॉपर्टी एलिमेंट के पास होती है। क्या होती है, स्टाइल प्रॉपर्टी। अगर आप नॉर्मली स्टाइल यूज करोगे तो वो रीड ओनली होती है, स्टाइल का कोई मतलब नहीं होता। जैसे देखो इसके अंदर मैंने इस एलिमेंट को टारगेट कर रखा है, इसी का चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को लिखना है, डॉट स्टाइल लिखना है, ठीक है। फिर आपको डॉट लगाना है और अब आपको CSS की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसका नाम लिखना है। पर अब नाम लिखते टाइम याद क्या रखना है कि CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में हाइफन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो हाइफन हटा देना है, ठीक है। वो हाइफन जो है वो हटा देना है। तो सबसे पहले तो आपको रिमूव हाइफन, और आपको उसको कैमल केस में कन्वर्ट कर देना है, एंड कन्वर्ट इट टू कैमल केस, ठीक है। किस में, कैमल केस में, इस पहली में कैमल केस है। और कैमल केस होता क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट वर्ड के सारे लेटर्स जो है वो छोटे होंगे, बाकी फर्स्ट के बाद हर एक जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, है ना। जैसे मान लो मुझे बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड के सारे स्मॉल में होंगे, और सेकंड लेटर कौन सा, कलर, उसका फर्स्ट लेटर जो है C वो कैपिटल होगा, बैकग्राउंड कलर, ये रहा, ठीक है। अब बस इतना करके आप इसकी वैल्यू सेट कर दो बराबर, और हर एक वैल्यू स्ट्रिंग में होगी, ठीक है, चाहे कोई सी भी कैसी वैल्यू हो, ठीक है। हर एक वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग में होगी। जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लू, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, EL डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट और साइज। अब आपको ध्यान रखना है कि कैमल केस का, और हाइफन हटा देना है। फॉन्ट साइज कितना रखना है, फॉन्ट साइज तो जैसे मान लो 30 px, और हर एक वैल्यू स्ट्रिंग में होगी पूरी की पूरी, चाहे आप नंबर लिख रहे हो चाहे कुछ भी लिख रहे हो, हर एक वैल्यू किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। अब सेव करो तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। समझ में आया। और ये बेसिकली इनलाइन स्टाइल्स ऐड करता है। क्या करता है, इनलाइन स्टाइल। तो आप पैराग्राफ खोल के देखोगे तो पैराग्राफ में बेसिकली इनलाइन स्टाइल ऐड होगी। समझ में आया। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर चाहते हो तो, इसका, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो सेट एट्रीब्यूट का, क्योंकि स्टाइल एक एट्रीब्यूट ही तो है। लेकिन फिर आपको वैल्यू वहाँ कंप्लीट वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे कि कलर कॉलन रेड, जैसे आप लिखते हो ना इस तरीके से, तो इसी तरीके से वैल्यू देनी पड़ेगी। तीसरा तरीका यह है कि आप यूज़ कर सकते हो स्टाइल डॉट CSS टेक्स्ट। क्या यूज़ कर सकते हो। अब उस केस में ये पूरी स्टाइल को आपको दे देता है, और अगर आपने बराबर कुछ भी लिखा तो वो रिप्लेस कर देगा, ऐड नहीं करेगा। इस केस में ऐड हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है ना, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। आपको जो ऐड करना है आप करते चले जाओ, ठीक है। अब आपको छोटा सा काम करना है, एक इवेंट है माउस एंटर, ठीक है। उस इवेंट के ऊपर आपको एक बटन बनाओ, उस बटन पे इवेंट लगाओ माउस एंटर, ठीक है। और उस इवेंट के ऊपर एक फंक्शन रन कराना है, और उस फंक्शन पे क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। क्लियर। क्या लिख देता हूँ, चेंज बैकग्राउंड कलर एंड font size on event mouse enter,
ये माउस एंटर जो इवेंट है ये ट्रिगर होगा केवल और केवल जब उस पर्टिकुलर, मैं बताता हुआ जा रहा हूँ, आप लोग कर लो। तो अब यहाँ जो है एक इवेंट लगानी है ऑन माउस एंटर, और ये वो इवेंट है जब कर्सर उस एलिमेंट के ऊपर जाएगा, और इस इवेंट पे मुझे कोई फंक्शन रन कराना है। क्या कराना है? फंक्शन रन कराना है। तो फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, चेंज करके मैंने दे दिया, ठीक है, चेंज, बस इतना ही। ये एक फंक्शन बना दिया चेंज नाम से, और इस फाइल में आते हैं, पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, हम नॉर्मल फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन चेंज। और अब हमें करना क्या है, जैसे मैं अभी इसको सेव करूं, बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और क्या किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हमें बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसका, ठीक है। तो ये जो फाइल है इसमें से पहले मैं ये चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। तो ये कमेंट करते ही ये सारा गायब हो जाएगा। तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो एक्सेस किया हुआ है पैराग्राफ डॉट, क्या लगाना है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू येलो ग्रीन, ठीक है। उसके बाद हमें चेंज करना है इसका, क्या चेंज करना है, फॉन्ट साइज ना। तो स्टाइल लिखेंगे डॉट फॉन्ट साइज बराबर कितना करना है, 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। सेव किया, और जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, तो अभी कंसोल खुला हुआ है, तो कर्सर मतलब क्लिक होता है, सिंगल क्लिक है ना। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये अप्लाई नहीं हुआ, मतलब कुछ गड़बड़ है। ऑन माउस एंटर, ये काम ही नहीं करेगा क्योंकि कंसोल खुला हुआ है। रिफ्रेश करते हैं, अच्छा सॉरी, इवेंट मेरा बटन के ऊपर लगा हुआ है, ना कि पैराग्राफ के ऊपर। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपका इवेंट लगा कहाँ हुआ है। चेंज तो आप पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी कर सकते हो, पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका एलिमेंट जो है वो कहाँ है ना। ये रहा, यहाँ ये इवेंट लगा हुआ है। चलो, अब आपने ये देख लिया, दिस इज गुड, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अब जो अगली वाली चीज़ है वो ये है कि हमने स्टाइल चेंज कर ली, बट इससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास में कि हम क्लासेस के साथ भी काम कर सकते हैं। क्लासेस के साथ कैसे काम करेंगे, जैसे अभी मैंने क्लासेस यहाँ ऐड की, ठीक है, क्लास सी, ये एट्रीब्यूट यहाँ से ऐड किया और यहाँ वैल्यू गेट की। चलो इन सबको हटा देते हैं। तो हमारे पास एक क्लास लिस्ट नाम का मेथड है। कौन सा है? क्लास लिस्ट। तो जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप लगाओगे क्लास लिस्ट। अब ये क्लास लिस्ट बेसिकली एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है, आप इससे क्लासेस मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, उन मेथड्स को अप्लाई करके आप क्लासेस मैनिपुलेट कर सकते हो। जिससे पहला है ऐड, तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो आपको कोई क्लास अगर ऐड करनी है, तो देखो अभी कोई क्लास लगी हुई और मुझे इसके पास सी क्लास लगानी है, तो पहली जो क्लास लगी हुई है वो लगी रहेगी, हटेगी नहीं, और ये क्लास और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखोगे इसको खोल के यहाँ नीचे, तो दो क्लासेस होंगी, ठीक है। इस पैराग्राफ में कौन कौन सी होंगी? दो क्लासेस, बी और सी। बी क्लास अलग है, सी क्लास अलग है, ठीक है। अब इन केस आपको कोई क्लास रिमूव करनी है, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट, तो आपको मेथड यूज करना है रिमूव। कौन सी क्लास रिमूव करनी है? बी, ठीक है। तो बी के अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ बेसिकली, तो लिख लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आपको पता कैसे लगेगा क्लास रिमूव हुई या नहीं हुई? तो यहाँ हम एक क्लास बना लेते हैं बी,
इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू ग्रीन आप जो भी चाहो, ग्रीन कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं ये रिमूव करता हूँ बी क्लास, तो ये बैकग्राउंड का कलर भी रिमूव हो जाना चाहिए। देखो, तो आप यहाँ चेक करोगे ओनली क्लास कौन सी बची है। नाउ देयर इज एन अनदर मेथड, और वो है टॉगल। क्या है? टॉगल। टॉगल क्या करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ना, कि अगर पहले से क्लास लगी हुई है तो ये हटा देगा, और अगर हटी हुई है तो लगा देगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चेक करता है। तो ये टॉगल करता है बेसिकली, अगर है क्लास तो हटा देगा, अगर क्लास नहीं है तो लगा देगा, बस इतना याद रखना है। तो मान लो मैं सी क्लास पे करता हूँ, तो देखो सी क्लास पहले से लगी हुई है, तो सी क्लास को ये क्या करेगा, हटा देगा। मैंने किया, सेव किया, सी क्लास हट गई। यहाँ देखोगे आप क्लासेस में है ही नहीं कुछ, खाली होगी क्लास। क्यों? क्योंकि अकेली सी क्लास ही लगी हुई थी। अब इसी तरीके से वापस से मैं बी के ऊपर करता हूँ, कंट्रोल बी। तो देखो अभी इससे ऐड हुई, इससे रिमूव हुई, और ये ऑलरेडी रिमूव हुआ है, तो पेज में अभी भी कोई क्लास नहीं है। तो बी क्लास नहीं है तो क्या करेगा, ये लगा देगा, ठीक है। तो टॉगल ऐसे ही काम करता है। तो बी क्लास लगते ही बैकग्राउंड का कलर लग गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये हो गया। हमने क्लास लिस्ट देख लिया, स्टाइल देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिए, और इनर HTML, इनर टेक्स्ट टू टेक्स्ट कंटेंट, ये सारी चीज़ें देख ली। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एडवांस डॉम का पार्ट, है ना, कि हम बेसिकली डॉम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने किया वो बेसिकली हमने HTML के पेजेस को, एलिमेंट्स को एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद उनके ऊपर कुछ मेथड्स थे, कुछ फंक्शंस थे, वो अप्लाई करें और हमारा काम हो गया ना। अब हम उल्टा करेंगे, मतलब हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई HTML का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको कहीं भी किसी भी पेज के किसी पार्ट में डाल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिंग एन एलिमेंट, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट एन एलिमेंट। तो जैसे मान लो मुझे कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, तो बेसिकली पहला तो मैंने एलिमेंट ये सेव कर ही रखा है। इसके अलावा मैं एलिमेंट 2, 3, 1 जो बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो मैं एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लेट, और नाम भी हेडिंग ही दे देते हैं, ठीक है, हेडिंग इक्वल्स टू, तो आपको मेथड यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा? क्रिएट एलिमेंट। ये रहा। तो एलिमेंट का नाम क्या क्रिएट करना है आपको? H1, H2, आप टैग का नाम याद हो गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हम एलिमेंट क्रिएट कर चुके हैं। इस एलिमेंट पे आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो जो नॉर्मल H1 पे की जा सकती है। तो ये H1 एलिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली H1 एलिमेंट है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं, ना कोई क्लास है, ना कोई आईडी है, ना कोई टेक्स्ट है। तो सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी। तो कैसे डालेंगे? हेडिंग डॉट, पहले क्लास डाल देते हैं, क्लास मैनेजर डाली, क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ। क्लास नेम बराबर कौन सी क्लास लगानी? मान लो मेरे को बैकग्राउंड कलर बी क्लास लगा देता हूँ, क्योंकि बी क्लास ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है ना। तो ये मैंने क्लास लगा दी इस एलिमेंट को, और इस एलिमेंट को कहाँ लिखना है, ठीक है। तो चलो और चीज़ें भी ऐड करते हैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास में क्या है? इनर टेक्स्ट, पता है ना, इनर टेक्स्ट बराबर न्यू हेडिंग, ठीक। ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब इस टेक्स्ट के साथ ये एक एलिमेंट है जिसकी पहले क्लास क्या लगी होगी? बी, और टेक्स्ट उसके अंदर क्या होगा? एलिमेंट। तो इसे हमें डॉम के अंदर, एक्चुअल डॉम के अंदर हमें पुश करना है। तो कैसे करेंगे? इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे एक मेथड है अपेंड और एक मेथड है अपेंड चाइल्ड, ठीक है।
तो इन दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक नोड एक्सेप्ट करता है और एक एलिमेंट एक्सेप्ट करता है। तो हम अपेंड चाइल्ड मेथड यूज़ करते हैं। तो आप इसे कहाँ डालना चाहते हैं? मान लो आप इसे पैराग्राफ के अंदर रखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ को टारगेट करो और उसके अंदर अपेंड कर दो, अपेंड चाइल्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सबसे नीचे बॉडी के अंदर रखूँ, ठीक है, तो बॉडी के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो आप डायरेक्टली बॉडी को टारगेट कर लोगे, ठीक है, कोई आईडी वाईडी कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपेंड चाइल्ड, ठीक है, ये रहा अपेंड चाइल्ड और नोड। बेसिकली हमारे पास तो एलिमेंट नोड है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये एक यहाँ ऐड हो गया और इसके बाद ऐड हुआ होगा लास्ट में सबसे स्किप के बाद में ये रहा, ठीक है, ये यहाँ सबसे लास्ट में ऐड हो गया स्क्रिप्ट के बाद में भी, क्योंकि अपेंड किया है तो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपेंड भी यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ है, अपेंड चाइल्ड और अपेंड दोनों एक जैसे ही है ना। उसके बाद आप इसको इसी डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक li क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट, ठीक है, लेट न्यू लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्या यूज करेंगे? क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा यूज करना है? li, ठीक है। और इस li के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं। तो पहले तो इस पर एक क्लास लगा देते हैं और मैं क्लास लगाऊंगा c, ठीक है, डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू c, ये रहा। और उसके बाद में हम क्या करते हैं? न्यू लिस्ट डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं न्यू लिस्ट आइटम, ठीक है। अगर इस लिस्ट में सबसे लास्ट में रखना है आपको, किस में रखना है? सबसे लास्ट में, तो आप क्या करो, इस यूएल को सेलेक्ट करो, जो यहाँ यूएल है ना, ये यूएल, और इसके अंदर अपेंड कर दो, ठीक है। तो कहाँ जाएगा? एलाइज के सबसे लास्ट में, इसका लास्ट एलिमेंट होगा ये। तो कैसे कर सकते हैं? तो न्यू लिस्ट, पहले तो उसको टारगेट करना है किसको? यूएल को, ठीक है। अब हमारे पेज में एक ही यूएल है और यूएल्स नहीं है, तो आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और बेसिकली यूएल, ठीक है। ये मैंने इसको टारगेट किया और इसके अंदर ही मुझे इसे डालना है, तो अपेंड न्यू लिस्ट, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये क्वेरी सेलेक्टर यूएल सेलेक्ट करेगा इस यूएल को और इसके अंदर अपेंड कर देगा इसको, तो सबसे लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मुझे फर्स्ट में रखना है तो अपेंड यूज नहीं करूंगा, प्रीपेंड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? प्रीपेंड। ये रहा। तो प्रीपेंड क्या करेगा? सबसे आगे इसको बढ़ा देगा। समझ में आया? तो ऐसे काफी सारे मेथड्स हैं। हाँ, अब ये जो एलिमेंट है ना, ये डॉम में एक ही जगह रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपेंड भी कर दो इसको आगे और प्रीपेंड भी कर दो, नहीं, आपको दोबारा ही इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मुझे इसकी कॉपीज़ बनानी है मल्टीपल, तो आप क्रिएट नोड का इस्तेमाल, कॉपी नोड का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी क्लोन नोड, ठीक है। एक मेथड है क्लोन नोड, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे अभी मैं इसको भी ओपन कर दूं, देखो, तो फर्स्ट लाइन इसको अपेंड करेगी और सेकंड लाइन इसको प्रीपेंड करेगी। तो बेसिकली ये एलिमेंट प्रीपेंडेड दिखेगा, ठीक है। पहले इसको अपेंड किया गया, फिर प्रीपेंड, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही जगह हो सकता है, क्योंकि हर एक नोड HTML के अंदर यूनिक होगा। अगर यूनिक ना हो तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको चेंज करना है। तो अगर आप इसको मूव करते हो तो ये मूव होगा, ना कि दूसरा क्रिएट होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि नया ही क्रिएट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? क्लोन नोड यूज करना है। तो लेट न्यू लिस्ट 1
इक्वल्स टू न्यू लिस्ट डॉट क्लोन नोड। ये हो गया। अब ये क्या करता है, इन सेम वैल्यूज के साथ में एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। और चाहो तो इस नए एलिमेंट को आप यहाँ पुश कर सकते हो, तो फर्स्ट वाला ये अपेंड हो जाएगा और ये वाला रिपेंड हो जाएगा। और हमने कुछ मिस्टेक की है क्या? अच्छा, ये न्यू लिस्ट 1 नहीं है किसके अंदर, ये एल छोटा है, ठीक है। ये जो एल क्या है, छोटा है। सेव किया ये। तो जब इसने नोड तो क्लोन कर दिया, क्लोन नोड, तो बेसिकली हुआ क्या है कि केवल नोड हुआ है ना क्लोन, उसकी सारी चीज़ें क्लोन नहीं हुई है। तो वापस से आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप क्लोन नोड करते हो तो इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, न्यू लिस्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज टू हेलो, बस। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। चलो, अब आपको करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को शो कराना है लिस्ट के अंदर, ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ही स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप डिटेल्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, जैसे नेम, फादर्स नेम, मार्क्स, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, कॉलेज, जो भी चाहो। उसकी पर्सनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे एज हो गया। और एज के अलावा आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, जेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो आप ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जितनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सको उतनी करो ना। और बेसिकली क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को आपको एक लिस्ट के अंदर प्रिंट कराना है। और लिस्ट के अंदर आप ऐसे प्रिंट नहीं कराना, आपको लूप चला के कराना, ठीक है। हर एक डिटेल, जैसे यहाँ लिखा हुआ की का नाम, उसके आगे हाइफन लगा के उसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया। और इसको अभी करना है, और अभी करके आप सेंड करोगे ना। फिर लिख देता हूँ, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, create a student object with all details and insert that details in HTML, insert the details in HTML list. कर लोगे? क्यों करना पड़ेगा? फिक्स हो गया? अभी करो।